आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला गार्डन। कुछ देर बाद शादी हो चुकी थी और रुद्र और सिया दोनों ही सामने देख रहे थे। अब विदाई की बारी थी। अनिरुद्ध अभी भी सैम एक्सप्रेशन लिए खड़ा था। फलक के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। वीना रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ, जैसे हम सब ने सोचा था वैसे तुम्हारी शादी नहीं हुई फलक, लेकिन अब बस जो फैसला तुमने सबके खिलाफ जाकर लिया है, उम्मीद करना तुम्हें उससे तकलीफ ना हो। वीना अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना अनिरुद्ध, वो अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं थी। वीना की बात पर अनिरुद्ध आराम से बोला, फिक्र मत करिए आंटी, मैं बहुत अच्छे से आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। अनिरुद्ध की बात पर फलक ने अजीब नजरों से उसको देखा था। रुद्र अनिरुद्ध को देखते हुए बोला, जो तुम कर चुके हो उसकी सजा तुम्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरी बहन की पसंद थे तुम। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, अगर तुमने या तुम्हारे परिवार ने मेरी बहन को चोट पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो मैं बहुत आराम से उसको विधवा कर सकता हूं और मुझे इस बात से जरा भी दिक्कत नहीं होगी, समझे तुम। इतना कहकर रुद्र ने फलक का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दे दिया था। सिया ने भी रुद्र के कंधे पर हाथ रखा था। वो धीरे से बोली, रुद्र इस वक्त ये बातें मत करो। इतना कहकर सिया धीरे से बोली, फलक हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं बस यही उम्मीद करूंगी तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी से गुजरे। इतना कहकर सिया ने अनिरुद्ध को देखा, जो तिरछी मुस्कान लिए सबको देख रहा था। कुछ देर बाद विदाई हो गई थी और फलक हमेशा के लिए अनिरुद्ध की हो चुकी थी। सिंघानिया हाउस। फलक बेड पर बैठी थी। अब तक इस घर में उसको कुछ अजीब नहीं लगा था। वो शांत थी और खामोश थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था अनिरुद्ध की फैमिली उसके साथ इतने अच्छे से कैसे बिहेव कर रही थी, क्योंकि जितना वो जानती थी अनिरुद्ध और उसकी फैमिली दोनों ही शेखावत परिवार से नफरत करते थे। अभी इन ही सोचों में बैठी थी जब अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला था। फलक जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद करके बैठ गई थी। अनिरुद्ध ने अंदर आकर अपनी शेरवानी के बटन खोलने शुरू कर दिए थे। फलक अभी भी नजरें नीचे किए हुए बैठी थी। उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अनिरुद्ध ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गया। वो जब बाहर आया तो फलक अभी भी वैसे ही बैठी थी। अनिरुद्ध काफी हॉट लग रहा था। फलक की नजर ना चाहते हुए भी उस पर चली गई थी। अनिरुद्ध फलक को देखते हुए बोला, कब तक चलेगा ये दिखावा? अगर पूरी रात तुम्हें ऐसे ही बैठना है तो एक काम करो, बाहर बालकनी में बैठ जाओ, क्योंकि मैं थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। अनिरुद्ध की बात पर फलक गुस्से से बोली, क्यों, अब तुम्हें फर्स्ट नाइट नहीं मनानी? क्या हुआ, इस हद तक तड़पते थे या आने के लिए? अब आ गई तो एंजॉय करो। क्या हुआ, मैं हूं तुम्हारे सामने। फलक गुस्से से अपना दुपट्टा फेंकते हुए बोली तो अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान लिए बोला, अच्छा तो तुम हमारी फर्स्ट नाइट मनाना चाहती हो? इतना कहकर अनिरुद्ध धीरे से फलक के करीब आने लगा था। तभी अचानक ही फलक धीरे से बोली, हाँ आओ ना, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। आखिर कब तक इस बोझ में जीऊं? अच्छी खासी जिंदगी खराब की है तुमने मेरी। अनिरुद्ध, मेरे अपने दादू मेरी शादी में नहीं थे, उनके खिलाफ गई हूं मैं तुम्हारी वजह से, सिर्फ इस रात की वजह से तुमने ये सब किया था, सिर्फ इस रात की वजह से। तो चलो अब अपने ये ख्वाब पूरे करो और मुझे कल मेरे घर भेज देना ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। फलक की बात पर अनिरुद्ध उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए बोला, जैसा तुम्हारा परिवार वैसी तुम्हारी सोच, इसलिए मैं जरा भी हैरत में नहीं हूँ। आखिर तुम इतनी गिरी हुई बातें कैसे कर रही हो? अब एक काम करो, ये कपड़े बदल कर सो जाओ, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। अनिरुद्ध की बात पर फलक ने उसको देखा और फिर खामोशी से वॉशरूम में घुस गई। जितना बुरा उसने सोचा था अनिरुद्ध उतना बुरा नहीं था। उसने अभी तक उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। कुछ देर बाद फलक जब वापस आई तो अनिरुद्ध बेड पर लेटा हुआ था। फलक ने एक नजर उसको देखा और सोफे पर जाकर लेट गई। तभी उसके कानों में अनिरुद्ध की ठंडी आवाज पड़ी,
अनिरुद्ध धीरे से बोला, बीवी हो मेरी, खरीदी हुई गुलाम नहीं हो, चुपचाप यहीं आकर सो जाओ। अनिरुद्ध की बात पर फलक और ज्यादा हैरान रह गई थी। ये बोल क्या रहा था? क्या ये उसको सजा देने के लिए नहीं लाया था? अनिरुद्ध नींद भरी आवाज में बोला, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है बीवी, फिलहाल के लिए यहाँ आकर सो जाओ, वरना मुझे खुद तुम्हें गोद में उठाकर लाना पड़ेगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर ली थी और फलक भी उसके बराबर में आकर लेट गई थी। उसकी नजर गहरी नींद में सोए अनिरुद्ध पर थी, जो इस वक्त ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। फलक कुछ देर बाद अनिरुद्ध को ऐसे ही देखती रही, लेकिन तभी अचानक अनिरुद्ध धीरे से बोला, मुझे देखने से तुम्हें नींद नहीं आ जाएगी, आंखें बंद करो। अनिरुद्ध की बात पर फलक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी आंखें बंद करते ही अनिरुद्ध की आंखें खुल गई थी। वो गौर से फलक को देख रहा था। अनिरुद्ध ने फलक को गौर से देखा और किसी को कॉल करते हुए बोला, अभी वो ठीक है, लेकिन ये सब करके तुम उससे नजरें मिला पाओगे? अनिरुद्ध की बात पर अगली तरफ से कुछ बोला गया था और अगली तरफ से जवाब सुनकर अनिरुद्ध शांत हो गया था। अगली सुबह पूरा शेखावत परिवार इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा था। ईशान के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। रुद्र और सिया दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। राज शेखावत भी कुछ शांत से थे। तभी एक सर्वेंट बाहर से आते हुए बोला, सर, ये आरती मैम ने भिजवाया है। आरती का नाम सुनकर रुद्र धीरे से बोला, भाई, भाई के लिए कुछ भिजवाया होगा। रुद्र की बात पर सर्वेंट जल्दी से बोला, नहीं सर, मैम ने कहा था ये सब घर वालों के लिए है और उसको सबके सामने खोला जाए। जैसे ही ईशान ने सबका नाम सुना, उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी आ गई थी। वीना की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। सब लोग अब सामने देख रहे थे। सिया भी शायद बहुत कुछ समझ गई थी। उसने अपनी नजरें झुका ली थी। राज शेखावत उठते हुए बोले, हम सब हैं यहाँ, खोलो इसको। राज शेखावत के हुक्म पर वीना जल्दी से बोली, अरे डैड, मुझे लगता है इसको कोई गलतफहमी हुई है। आरती ने जरूर ईशान के लिए कुछ भिजवाया होगा। वीना की बात पर राज शेखावत थोड़े रूखे अंदाज से बोले, वीना बहू, यहाँ सिर्फ तुम ही होशियार नहीं हो, औरों को भी मौका दो। ऐना भी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। राज शेखावत की बात पर सब ब्रेकफास्ट छोड़कर मेन हॉल में आ गए थे और बीच में वो बॉक्स रखा था जो आरती ने भेजा हुआ था। इससे पहले मीना जी बॉक्स खोलती तभी अचानक ही उनका फोन बजा था। मीना जी ने सामने देखा तो आरती का नाम जगमगा रहा था। मीना जी जल्दी से फोन उठाते हुए बोली, आरती बेटा, कहाँ हो तुम? कितने कॉल्स किए तुम्हें? घर की बेटी की शादी थी और हमारी बहू यहाँ नहीं थी। क्यों बेटा, आखिर किस लिए? किस लिए तुम यहाँ से गई? और तुमने कहा था जल्दी आ जाओगी, लेकिन तुमने ये भिजवा दिया, आखिर ये है क्या? आरती गहरी सांस लेकर बोली, बड़ी मोम, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप इस बॉक्स को मेरे सामने खोलिए प्लीज। मीना जी ने हैरानी से उसको देखा और फिर बिना कुछ कहे बॉक्स खोलने लगी और बॉक्स खोलते ही अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि सामने डाइवोर्स पेपर रखे थे जिस पर आरती के साइन हो चुके थे। सिया, वीना और ईशान को छोड़कर यहाँ खड़े हर एक इंसान को एक झटका लगा था। राज शेखावत गुस्से से मीना जी के हाथों से फोन लेते हुए बोले, क्या है ये सब आरती? हमारे घर की बहू बेटियां तलाक नहीं लेती, क्या तुम्हें पता नहीं ये बात? ये सब किस लिए? इतनी अच्छी शादीशुदा जिंदगी को क्यों आग लगाना चाहती हो तुम? राज जी की बात पर आरती धीरे से बोली, बिल्कुल सही कहा दादू आपने, लेकिन एक बार अपने पोते से पूछिए कि शादीशुदा जिंदगी कितनी खुशहाल थी। मेरे इन डाइवोर्स पेपर के बारे में शायद ज्यादा अच्छे से वही आपको समझा पाए। आरती की बात पर सबने ईशान को देखा था। जैसे ही आरती ने ये बात कही, सबकी नजर ईशान पर चली गई थी। राज जी गुस्से से बोले, कोई हमें बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? ईशान, आरती, तुम दोनों ने क्या बचपना लगाया है? कोई सच बताएगा मुझे, क्या बात है? आरती हंसते हुए बोली, दादू, कोई अपनी गलती खुद नहीं बताता, इसलिए मैं ही आपको सच्चाई बता देती हूँ।
दादू, आपके पोते ने बीवी होते हुए भी किसी और औरत के साथ रिश्ते बनाए हैं। मैं यहाँ से इसलिए ही गई थी और अब तक मेरे चुप रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ फलक की शादी थी, जो कि हो चुकी है। आरती की बात पर राज्य के साथ घर वाले भी हैरान रह गए थे। रुद्र खुद हैरान था, लेकिन सिया की नजरें झुकी हुई थी। वीना का हाल भी खराब था। वहीं ईशान की किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो आखिर क्या करे। राज शेखावत गहरी सांस लेकर बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ बात क्या है। राज शेखावत का इशारा ईशान की तरफ था, लेकिन उसने अपनी नजरें भी नहीं उठाई थी। आरती ने गहरी सांस ली। हर एक बात राज जी को बता दी थी। कैसे ईशान उसको दवाइयां देता था, कैसे वो किसी और से मिलने जाता था। राज शेखावत का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उनकी जिंदगी में ये सब होना आम बात नहीं थी। उनका दिमाग खराब हो रहा था। आज तक इस परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज जो हो रहा था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना सर झुकाया और धीरे से बोले, जानता हूं ये कहते हुए बहुत बुरा लगूंगा मैं, और इसलिए तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। सिर्फ तुमसे आखिरी बार जानना चाहता हूँ, क्या तुम इस परिवार के लोगों के लिए ईशान को एक मौका नहीं दे सकती? सिर्फ आखिरी बार। मैं अपने परिवार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इस दुनिया ने हमारे परिवार को संस्कारों और एकता की मिसाल दी है, लेकिन आज जो हुआ है मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। जब ये बात मीडिया में जाएगी तो कितनी बेइज्जती होगी इस परिवार की। लेकिन मैं इन सब के चक्कर में तुम्हें चोट नहीं दूंगा, फैसला तुम्हारा है। राज जी की बात सुनकर आरती धीरे से बोली, दादू, इस घर का हर एक इंसान बहुत अच्छा है और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं इतने वक्त तक सिर्फ इसलिए रुकी रही ताकि फलक की शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन दादू, मुझे जिंदगी ईशान के साथ गुजारनी है, घर वालों के साथ नहीं। मुझे ईशान से मतलब है और वो ही मेरा नहीं। वो ही मुझे हर्ट करता है और आगे भी करेगा, क्योंकि ईशान की आदतें कभी नहीं बदलती। मैंने साइन कर दिए हैं, आप ईशान को बोल देना, वो भी साइन कर देगा। जितने वक्त इस घर में रही हूँ, एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह आपने मेरा साथ दिया है। मैं तो खुद को खुशकिस्मत मानती थी। मेरी शादी ऐसे घर में हुई थी जहाँ सब मेरे थे। हर कोई मुझे चाहता था, हर कोई मेरा ख्याल रखता था। लेकिन आज पता चला सिर्फ ये सब कहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए पति का साथ होना भी जरूरी है, जो मेरे पास था ही नहीं। इसलिए अब मेरा इस घर से कोई भी मतलब नहीं। मैं ये रिश्ता खत्म करती हूँ। इतना कहकर आरती ने कॉल काट दिया था। राज शेखावत ने अपनी आंखें कसकर बंद की थी और फोन मीना जी के हाथ में देकर धीरे से बोले, आज हमारा गुरूर टूट गया। ये तलाक सिर्फ इन दोनों का नहीं होगा, ये तलाक तो हमसे हमारे गुरूर का होगा। जब ये दुनिया तमाशा बनाएगी। इस घर के बच्चों ने ये साबित कर दिया, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। किसी को घर परिवार से, यहाँ के लोगों से मतलब नहीं। पहले फलक, अब ईशान, और ये सब गलती तुम्हारी है वीना। तुम दूसरों की जिंदगी में इस हद तक घुस गई, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं रहा, और आज तुम्हारे वो बच्चे कैसे तुम्हारी ही इज्जत को उछाल रहे हैं। तभी ईशान जल्दी से सामने आते हुए बोला, दादू, आई प्रॉमिस, मैं आरती को ले आऊंगा, वो मान जाएगी। आप परेशान। अभी ईशान की बात पूरी नहीं हुई थी जब अचानक ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा था। राज शेखावत गुस्से से बोले, खबरदार, अगर तुमने मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मर चुके हो तुम मेरे लिए। तुम इतना कैसे गिर गए? तुम्हारी परवरिश तो हमने खुद की थी। आखिर ऐसा भी क्या बिगाड़ा था सबने तुम्हारा? क्यों खेले तुम सबके साथ? बीवी होते हुए भी पराई औरत के साथ रिश्ता बनाया तुमने। राज शेखावत की बात पर ईशान का सर झुक गया था। सिया ने जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ लिया था। उसको बहुत डर लग रहा था। आज पहली बार उसने राज जी को इतने गुस्से में देखा था।
लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी एक बार भी वो सर उठाकर ऊपर देखे। आखिर देखती भी कैसे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी राज शेखावत का दिल दुखा था और आज वो चाहकर भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा और उसको आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया था। इस बार शिव भी धीरे से बोले, ईशान सच में तुमने हम सब का सर झुका दिया। नफरत होती है तुमसे। ये समझ नहीं आता उस बेचारी बच्चे की आखिर क्या गलती थी। क्या सिर्फ यही गलती थी उसकी, वो हमारे घर परिवार का हिस्सा बनी। उसने यहाँ हर इंसान को अपना माना और आज तुमने उसको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। और चलो ये सब भी अगर छोड़ दे, तुमने तो गुनाह किया है और इस गुनाह की क्या सजा होगी तुम्हारे लिए। तुमने उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे समझ नहीं आता आखिर कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है। जब वीना तुमसे कहती थी आरती को डॉक्टर के लेकर जाने के लिए, जब वो हर बार आरती पर शक करती थी, तुम कभी उसकी तरफ से नहीं बोलते थे, जबकि ये सब तुमने किया था। मुझे तरस आता है तुम पर ईशान। तरस नहीं, मुझे नफरत होती है तुमसे और बुरा लगता है उस बच्ची के लिए मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। शिव की बात पर राज शेखावत जबरदस्ती खुद को संभालते हुए बोले, बीना बहू, अपने बेटे से कहना साइन करके पेपर्स भिजवा दे। मैं आरती से नजरें नहीं मिला सकता। मैंने सिर्फ उससे ये कहा है वो इस बारे में सोचे, लेकिन मुझे लगता है उसको इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। ईशान सर झुकाए खड़ा था। घर का हर एक मेंबर उसको अजीम नजरों से देख रहा था। सिया के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने गहरी सांस ली और वो भी अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे रुद्र भी चला गया था। रुद्र का रूम। सिया बालकनी में बैठी थी। उसका दिमाग किसी गहरी सोच में गुम था। रुद्र जो अभी अभी अंदर आया था धीरे से बोला, क्या सोच रही हो? सिया कुछ सोचते हुए बोली, रुद्र, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं वो एक दूसरे को धोखा कैसे दे सकते हैं। सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, तुम ये सब किस लिए पूछ रही हो? रुद्र की बात पर सिया जल्दी से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम। तभी रुद्र धीरे से बोला, मैं तुम्हारे साथ ये सब तो नहीं करूंगा। यही सोच रही हो ना? सिया सर झुकाते हुए बोले, नहीं रुद्र। रुद्र फिर से उसकी बात को बीच में रोकते हुए बोला, सिया, ये बातें अपने इस दिमाग से निकाल दो। जो कमजोर होते हैं, जिनका प्यार सच्चा नहीं होता, जो सिर्फ टाइम पास पर यकीन रखते हैं। और जरूरी नहीं ये सब शादी से पहले हो, शादी के बाद भी हो सकता है। तुमने देखा नहीं ईशान भाई को, शादी के बाद अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के साथ। रुद्र की बात पर सिया जल्दी से उसके सीने से चिपकते हुए बोली, आई लव यू रुद्र। रुद्र उसके सर को चूमते हुए बोला, आई लव यू सो मच। अच्छा तुम टेंशन मत लो, इन सब बातों को अपने दिमाग में मत बैठाओ। आरती भाभी के लिए अच्छा ही हुआ है, उनका पीछा ईशान भाई जैसे धोखेबाज इंसान से तो छूट गया। और जब भी तुम्हें उनसे मिलना होगा, हम दोनों अमेरिका चलेंगे और तुम आरती भाभी से कांटेक्ट में रहना। वो अभी भी हमारी जिम्मेदारी है। भले ही ईशान भाई ने अपने रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, लेकिन उनकी जगह हमारे घर के साथ साथ दिल में भी है। ये हमेशा उनका घर रहेगा। रुद्र की बात पर सिया ने सर हिला दिया था। रुद्र उठते हुए बोला, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम आज कहीं जाने के लिए बोल रही थी। एक काम करना, हम लोग शाम को डिनर पर चलेंगे। तुम कॉलेज से निकलकर मुझे कॉल कर देना। रुद्र की बात पर सिया ने सर हिला दिया था और रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया था। सिया कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। आज रुद्र को कहीं और जाना था, इसलिए वो पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया था। सिया ने रेडी होकर एक बार वक्त देखा और फिर धीरे से बोली, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। एक काम करती हूँ, सारिका को कॉल कर देती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। इतना कहकर सिया बाहर निकली ही थी जब ऐना जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, हाय। ऐना की आवाज पर सिया धीरे से बोली, तुम? फिर थोड़ा रुक कर बोली, वो मैं कह रही थी, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
बस मुझे गुस्सा आ गया था। तुम जानती हो ना मैं कितना टेंशन में थी। प्लीज ऐना मुझे माफ कर दो। सिया धीरे से बोली तो ऐना गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं तुम्हारी माफी तभी लूंगी जब तुम मुझे अपने कॉलेज लेकर जाओगी। सिया हैरानी से बोली, कॉलेज? किस लिए? ऐना मुस्कुराकर बोली, अरे मैंने अपने नाना से बोला है, मैं अब इंडिया में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और नाना ने भी बोल दिया है मैं ये कर सकती हूँ। खैर जाने दो, ये सब छोड़ दो। तुम बताओ मुझे लेकर चलोगी ना? असल में मेरा एडमिशन तो कल रुद्र ने करा दिया था, लेकिन मुझे लगा मैं तुमसे पूछ लूंगी, तुम भी तो वहीं जाती हो। और हाँ, फलक अपनी ससुराल है तो मैं उससे भी कुछ नहीं पूछ सकती। खैर जाने दो, अब चले। सिया हैरानी से बोली, क्या सच में रुद्र ने तुमसे कहा? ऐना हंसते हुए बोली, अरे इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई। देखो मैं सच कह रही हूँ, मुझे लगा था अब तक रुद्र ने तुम्हें बता दिया होगा। आखिर वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, लेकिन उसने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। शायद उसने बताया होगा, तुम्हें याद नहीं। ऐना की बात पर सिया धीरे से बोली, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा ऐना। ऐना धीरे से बोली, अच्छा तुम उससे आकर बात कर लेना, अभी हम चलते हैं। इतना कहकर ऐना जबरदस्ती सिया को घसीट कर ले गई थी, लेकिन सिया के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, आखिर रुद्र उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता था। सिंघानिया हाउस। फलक की आंख खुली तो 10 बज गए थे। उसने हल्की सी आंखें खोलकर वक्त देखा और थोड़ा आलस में बोली, ये मोम अभी तक मुझे उठाने क्यों नहीं आई? आज तो कॉलेज भी जाना है। यही सोचकर फलक ने जल्दी से आंखें खोली तो अचानक ही उसकी आंखें सामने खड़े अनिरुद्ध से जा मिली थी, जो गहरी नजरों से उसको देख रहा था। फलक धीरे से बोले, तुम यहाँ मेरे कमरे में? फलक की बात पर अनिरुद्ध बिल्कुल उसके करीब आकर बोला, क्या हुआ? अभी तक सपना देख रही हो? सपने से बाहर आओ। तुम अब फलक शेखावत नहीं, फलक सिंघानिया हो, और ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा ससुराल है। इसलिए चुपचाप उठो और फ्रेश होकर नीचे चलो। शादी के पहले दिन ही तुम लेट हो। फलक चिढ़ते हुए बोली, क्या अब मुझे हर रोज सुबह उठना पड़ेगा? फलक की बात पर अनिरुद्ध आराम से बोला, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ ऐश कराने नहीं लाया। ससुराल है ये तुम्हारी, और ससुराल भी वो जहाँ सिर्फ तुम्हारे दुश्मन है। इसलिए चुपचाप उठो। इतना कहकर अनिरुद्ध आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, आज तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हूँ। फलक ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। फलक जब बाहर आई तो अनिरुद्ध अपने फोन में चेक कर रहा था। फलक ने साड़ी को उल्टे सीधे साड़ी को अपने जिस्म पर लपेटा हुआ था। अनिरुद्ध जिसने फलक के अंदर आने पर अपनी नजरें उठाकर उसको देखा था, वो हैरान रह गया था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, ये क्या किया तुमने? फलक धीरे से बोली, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, कभी मॉम ने भी नहीं सिखाया कैसे पहनते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता साड़ी कैसे पहनते हैं। अगर तुम कहो तो मैं कुछ और पहन लेती हूँ। अनिरुद्ध धीरे से बोला, हाँ तुम कुछ और पहन सकती हो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन फिर भी आज शायद मॉम ने कोई पार्टी रखी है, लोग तुम्हें देखने आएंगे, इसलिए ये जरूरी है, बेहतर है तुम यही पहनो। इतना कहकर अनिरुद्ध धीरे से बोला, मैं ट्राई करता हूँ। फलक हैरानी से बोली, दिमाग भी सही है तुम्हारा, तुम क्या ट्राई करोगे? अनिरुद्ध उसके करीब आते हुए बोला, मैं ट्राई करता हूँ और ट्राई करके तुमसे बेहतर ही बांध सकता हूँ, इसलिए जो कर रहा हूँ वो करो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने उसकी साड़ी हाथों में पकड़ी और नीचे बैठ गया। फलक की खूबसूरत कमर इस वक्त अनिरुद्ध के चेहरे के एकदम सामने थी। उसकी आंखें बार बार नीचे की तरफ जा रही थी। वो भले ही कुछ भी कहे, लेकिन सच में फलक काफी खूबसूरत थी। अनिरुद्ध ने फलक की साड़ी को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसको साड़ी पहनाने लगा। जैसे जैसे वो अपने हाथों को घुमाता, फलक की आंखें कसकर बंद हो जाती। उसके हाथ ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध के सर पर चले जाते थे। अनिरुद्ध की आंखों में अलग सी बेचैनी थी। उसके होंठ धीरे धीरे फलक की कमर पर चले ही गए थे, जब अचानक उसका फोन बजा और अचानक ही अनिरुद्ध फलक से दूर हो गया था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, हो गया। फलक ने गौर से देखा तो उसकी साड़ी अच्छे से बन चुकी थी।
फलक ने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच। फलक की बात पर अनिरुद्ध उसके कान के करीब आकर बोला, तुम मेरी करीबी से कुछ ज्यादा नहीं बहक रही फलक। शायद मुझे अपना जादू चलाने की जरूरत भी नहीं। तुम तो खुद ही मेरे प्यार में बह रही हो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने गौर से फलक को देखा। फलक गुस्से से अनिरुद्ध को धक्का देते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं कर रहे हो तुम। देखो मैं बस, और तुम्हें अब देर नहीं हो रही। तुम्हें नहीं लगता हमें अब चलना चाहिए, वरना तुम फिर से मुझे ताने मारोगे। फलक की बात पर अनिरुद्ध उसकी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल चलिए मिसेस फलक सिंघानिया। इतना कहकर अनिरुद्ध और फलक दोनों नीचे चले गए थे। कॉलेज। सिया और ऐना दोनों ही कॉलेज आ गई थी। सिया का मूड खराब हो चुका था। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था, आखिर रुद्र ने कैसे ये सब बिना बताए कर लिया था। कम से कम उसको एक बार बताना चाहिए था, और वो अच्छे से जानता था उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ऐना की वजह से हुई थी। फिर से ये सब बातें, उसका दिमाग ही खराब हो गया था। सिया को सोचते देख ऐना धीरे से बोली, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो सिया? मुझे लगता है हम लोग तुम्हारी क्लास के सामने हैं, क्योंकि सामने खड़ी लड़की कब से तुम्हें हाय कर रही है। ऐना की बात पर सिया ने अंदर झांका तो सारिका उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। सिया ऐना को बाय बोलकर चली गई थी और ऐना के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। ऐना मुस्कुराकर बोली, अभी तो शुरुआत है सिया, आगे आगे देखो मैं कैसे हर एक बात का बदला लेती हूँ तुमसे। तुम्हें दिखाऊंगी तुमने किसको थप्पड़ मारा है। अब देखो कैसे तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर देती हूँ। इतना कहकर ऐना किसी को कॉल करते हुए बोली, कॉलेज में आ चुकी हूँ मैं। तुम एक काम करो, मुझे कैंटीन में मिलो। इतना कहकर ऐना आखिरी बार सिया को देखकर चली गई थी। अंदर क्लास में सिया जब से आई बिल्कुल खामोश बैठी थी। सारिका इस बार चिढ़ते हुए बोली, हो भी क्या गया है तुम्हें, गूंगी हो गई हो क्या? तुमने मुझे बताया था तुम लंदन गई हो और काफी खुश हो, लेकिन चेहरा देखकर लगता तो नहीं। सिया धीरे से बोली, सारिका तुम क्या बात कर रही हो? मैं अब यहाँ नाच कर दिखाऊं? सिया की बात पर सारिका गुस्से से बोली, अब तुम क्या यहाँ नाच कर दिखाओगी? सारिका अपना सर पकड़कर बोली, ठीक है मत करो बात, मैं ही जा रही हूँ। इतना कहकर सारिका चले गई थी जब सिया ने उसको रोक लिया था। आखिर क्या करेगी अब सिया? क्या ऐना सच बोल रही है? आगे जानने के लिए सुनते रहे ये कहानी। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, न्यू स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। ये स्टोरी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस पुरानी स्टोरी के साथ साथ न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है, तो मैं उसका इंट्रो देने जा रही हूँ। तो कहानी का नाम है प्राइड ऑफ द माफिया किंग। कहानी है अभिराज सिंह की, जो एक खतरनाक माफिया है। उसके अंदर दिल नहीं धड़कता, और ये बात आपको आगे पता चल जाएगी। अभिराज एक अंडरवर्ल्ड माफिया, दुनिया की नजर में वो एक मशहूर बिजनेसमैन, जो खड़े खड़े किसी भी कंपनी, होटल, रेस्टोरेंट और किसी भी चीज को खरीद सकता है। दुनिया ये नहीं जानती वो एक माफिया है। सबकी नजरों में अभिराज सिंह सिर्फ एक बिजनेसमैन है। अभिराज मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ 2025, जिसने अपनी हॉटनेस से इस दुनिया में तबाही मचाई हुई है। कई बड़ी बड़ी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर एंड सीईओ ऑफ मैनी कंपनीज। अभिराज की जिंदगी में प्यार नाम की चीज नहीं है। जहां उसका नाम आता है वहां नफरत खुद ब खुद आ जाती है। मोस्ट हैंडसम मैन और मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर। वहीं दूसरी तरफ अदिति, एक मासूम लड़की। जितना खतरनाक अभिराज है उतनी स्वीट अदिति है। अभिराज जिंदगी लेना जानता है, अदिति जिंदगी देना जानती है। दोनों अलग जैसे आसमान और जमीन। अदिति जो मोस्ट फेमस डॉक्टर है, जिसने हजारों लाखों लोगों की मदद फ्री में की है, जो गरीबों का इलाज फ्री में करती है। लेकिन अभिराज की नफरत, जिससे अदिति अनजान है। अभिराज को अदिति से इतनी नफरत है, शायद उसने इतनी किसी से भी नहीं की। एक राज जिससे अदिति से नफरत हो गई, और उसके बदले की आग कभी ठंडी नहीं हुई।
लेकिन सालों बाद जब अदिति आई उसके सामने, अभिराज के दिल में दबा वो गुस्सा सामने आ गया। क्या होगा जब अभिराज आएगा अदिति के सामने, और अदिति जिसको पता भी नहीं उसकी नफरत का राज। ये कहानी सुनकर आपको पता चलेगा इन सब के पीछे का राज। ये कहानी मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। सुनने के लिए थैंक यू।